वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। पेपर थर्ड में यूनिट 4 पे बात करेंगे। इसमें आज का टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कुछ मॉडल्स बताए गए हैं तो उन पे आज जानकारी लेंगे। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहले हम मीनिंग और डेफिनेशन की बात करते हैं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है। So, teaching models act as the basis for the indoctrination of the teaching theories and thus considered as hypothesis for teaching theories. Therefore, teaching models contribute to make the teaching effective and interesting because development of teaching models is brought about the keeping in view and the learning theories so that the teaching theories may be indoctrinated by using these learning theories. So, the concept of models of teaching arise for making the teaching process effective and interesting for students. टीचिंग मॉडल्स के थ्रू ही बच्चे के लिए शिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाया जाता है और अधिक रुचिकर बनाया जाता है ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले सकें और इफ़ेक्टिवली जो पढ़ाया जा रहा है उसको गेन कर सकें, टीचिंग की थ्योरीज को समझ सकें। तो इसके लिए ये हाइपोथेसिस का काम करता है टीचिंग मॉडल्स। अब इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ। तो अकॉर्डिंग टू हाइमन के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है। The model is way to talk and think about instruction in which certain facts may be organized, classified and interpreted. So the model is the way how to talk and how to think and give instructions to students about your facts and organized, classified and interpreted information. तो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके द्वारा ही बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाई जाती है कि कैसे जो है इंस्ट्रक्शन को दिया जाए या आपके जो फैक्ट्स हैं टीचर के उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको इंटरप्रेट किया गया है। तो उसके हाइमन का कहना था कि ये मॉडल के द्वारा ही बच्चों तक इस चीज़ की जानकारी पहुंचाई जाती है कि क्या उन्हें इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्या उन्हें जो है फैक्ट्स बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बेस्ड अपॉन सम अजम्पशंस। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। जैसे कि इसमें पहला एलिमेंट होता है क्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। सो फर्स्टली वी हैव टू मेक अ appropriate environment and attractive environment for the learning situation, and second is occurrence of an interaction between a teacher and the pupils. So the interaction between the teacher and pupils was very, so the interaction is compulsory for teacher and student as well as. Third one is using proper teaching strategy and tactics for making the teaching and easy, clear and understandable. So the teacher strategy and his teaching aids were clear for the students. The teacher should use those strategies which will give some benefits and good result about the students. Second characteristics is presenting appropriate experiences. So models of teaching presents those experiences which are appropriate for the teaching and learning. A teaching model provides proper experience to both teacher and the student. So टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस होते हैं इसमें जो टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही हेल्प करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चंस। अ टीचिंग मॉडल प्रोवाइड आंसर टू ऑल द फंडामेंटल क्वेश्चंस।
सो थ्रू द यूज़ ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इससे कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जिनकी जानकारी मिलती है, लाइक हाउ अ टीचर बिहेव, सो कैसे एक टीचर को बिहेव करना चाहिए, एंड सेकेंड वन इज व्हाई ही डज लाइक दिस, तो क्यों ऐसे उसको बिहेव करना चाहिए, एंड व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ सच बिहेवियर ऑन द स्टूडेंट, तो ऐसे बिहेव का क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स पर, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मॉडल्स ऑफ टीचिंग के द्वारा मिलता है। फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मॉडल्स ऑफ टीचिंग बेस्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, हर एक बच्चे के लिए इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर एक बच्चे में, तो उसको कंसीडर किया गया है मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। फिफ्थ वन इज यूज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, मॉडल्स ऑफ टीचिंग ऑल्सो इंक्लूड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, तो इसमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, यूज़ किया गया है। हर्बर्ट्स की 5 स्टेप होते हैं जिसमें स्किल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को इंक्लूड किया गया है। सिक्स वन इज इन्फ्लुएंस बाय फिलॉसफी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है फिलॉसफी के द्वारा, तो फिलॉसफी के भी इसमें कुछ फैक्ट्स को लगाया गया है। देन सेवन वन इज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, सो द मॉडल्स ऑफ टीचिंग ऑल्सो इंक्लूड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लाइक इजी टू हार्ड, नोन टू अननोन, तो कुछ ऐसे मैक्सिम्स होते हैं, कुछ ऐसे सूत्र हैं शिक्षण के जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन का यूज़ किया गया है। एंड नाइन्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी, ह्यूमन एबिलिटी का डेवलपमेंट किया जाना है। टीचिंग एज एन आर्ट, तो टीचिंग को एज एन आर्ट इंक्लूड किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग के। सो फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव प्रैक्टिकल सेव टू लर्निंग अचीवमेंट्स, तो लर्निंग अचीवमेंट्स को प्रैक्टिकली सेव देना। टू सेलेक्ट स्टिमुलस सो दैट द पीपल में गिव एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, तो बच्चों के लिए डिज़ायर्ड जो है स्टिमुलस होना चाहिए ताकि वो आपको एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स दे सकें। नाउ वी आर कमिंग टू एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। एलिमेंट्स आर, फर्स्ट वन इज फोकस, every teaching model has one or other objectives which is called its focal point, तो हर एक टीचिंग मॉडल में एक या एक से अधिक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको फोकल पॉइंट्स कहा जाता है, यही फोकस होते हैं। देन सेकेंड वन एलिमेंट इज सिंटैक्स, द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल मीन्स दोज पॉइंट्स विच प्रोड्यूस एक्टिविटीज फोकस्ड ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एट वेरियस फेजेस, तो कई तरह के फेजेस में जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को दिखाता है सिंटैक्स। फिर थर्ड आता है सोशल सिस्टम, अ सोशल सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू द फोकस ऑफ टीचिंग मॉडल, तो सोशल सिस्टम को टीचिंग मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। फोर्थ वन इज support system. In this support system, it is evaluated by oral or written examination whether the teaching objective has been achieved or not. तो support system में ये देखा जाता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं अभी। तो 3 ऐसे मॉडल्स दिए गए हैं, इसमें सबसे पहला मॉडल आता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जिसको कहा जाता है, तो ये सबसे पहला मॉडल है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल टीचिंग मॉडल्स में। फिर दूसरा आता है इसमें दूसरा है इसमें ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, तीसरा है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का। तो द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स की जो कैटेगरी है उसी से बिलोंग करता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इट वाज डेवलप्ड बाय 1956 बाय ब्रूनर
गुडनाउ एंड ऑस्टिन ब्रूनर, गुडनाउ एंड ऑस्टिन के द्वारा ये डेवलप किया गया था 1956 में। इट बिगिंस विद द assertion that human beings have a capacity to discriminate and to categorize things in different groups on the basis of their similarities and dissimilarities। तो ये जो सिद्धा मॉडल था वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि ह्यूमन के अंदर ये इनेट कैपेबिलिटी होती है कि वह चीज़ों के बीच में कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, इसके बेसिस पे चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो केमिकल एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के आधार पर उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि इनकी कैटेगरीज होती हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, नोबल्स की, गैसेस की। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप में इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। इसी को कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कहा गया है। देयर आर 3 मॉडल्स ऑन द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसको कैम के नाम से भी जानते हैं, CAM। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में 3 मॉडल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला मॉडल है रिसेप्शन मॉडल, सिलेक्शन मॉडल एंड लास्ट वन इज अनऑर्गेनाइज्ड मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्चर 1969 में एक डेफिनेशन दी गई, अ कॉन्सेप्ट इज सिंपली द लेवल ऑफ अ सेट ऑफ थिंग्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन। तो जो चीज़ हर एक लेवल में कॉमन हो, हर एक चीज़ में, उसको जो है कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। अ कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्ट, अ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन। तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो फैक्ट से डिफरेंट है, सिद्धांत से डिफरेंट है और जनरलाइजेशन से भी डिफरेंट होता है। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, जैसे कि मॉडल्स में भी बताए गए थे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में कुछ एलिमेंट्स बताए गए, वही जो है एलिमेंट्स यहाँ भी बताए गए हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में। तो इसमें सबसे पहला है फोकस। फोकस का मतलब है कि फोकस ऑफ दिस मॉडल इज डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग पर फोकस करता है। अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू ड्रॉ एंड जर्नल कंक्लूजन फॉर द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो बच्चों के सामने ऐसे जो है ऑर्डर्स को प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो जर्नल कंक्लूजन पे आ सकें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। फिर दूसरा इसमें एलिमेंट आता है सिंटेक्स। तो सिंटेक्स जो है द होल इंटरैक्शन प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर, करिकुलम एंड द स्टूडेंट अकर ड्यूरिंग द सिंटेक्स फेज। तो सिंटेक्स फेज में वो सारी सिचुएशन और वो सारा इंटरेक्शन आ जाता है जो करिकुलम, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो सब सिंटेक्स के अंदर आ जाता है। सिंटेक्स के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है इन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल फेज। फर्स्ट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग डेटा टू लर्नर। तो लर्नर के सामने डेटा प्रेजेंट किया जाता है, वो सबसे पहला फेज होता है। देन सेकेंड फेज इज द स्टूडेंट टेस्ट देयर अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय करेक्टली आइडेंटिफाइंग एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड देन द जनरेटिंग देयर ओन एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स के थ्रू चेक किया जाता है उनके कॉन्सेप्ट्स को। इसमें जो है स्टूडेंट्स अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है और नए एग्जाम्पल्स को सेटअप करता है। देन फेज थर्ड आता है। तो फेज थर्ड में स्टूडेंट्स बिगिन टू एनालाइज द स्ट्रैटेजीज बाय विच दे अटेन कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स ऐसी जो है एनालिसिस करते हैं स्ट्रैटेजीज की जिसके द्वारा वो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट पे आ सकें। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के 3 फेज हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले फेज में आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें जो है डेटा को प्रेजेंट किया जाता है और स्टूडेंट के थ्रू आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कॉन्सेप्ट का।
देन सेकेंड फेज में टेस्टिंग की जाती है अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट की। जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया है उसकी टेस्टिंग की जाएगी स्टूडेंट्स के थ्रू। देन थर्ड फेज में एनालिसिस किया जाता है और थिंकिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो ये सिंटेक्स का पूरा फॉर्म था। इसके बाद थर्ड आ जाता है एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। तो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स द टीचर रिएक्ट टू देयर एवरी हाइपोथेसिस इन आ क्रिएटिव एंड सपोर्टिव मैनर। तो टीचर को हर एक हाइपोथेसिस, चाहे वो क्रिएटिव हो या सपोर्टिव हो, हर एक हाइपोथेसिस पे रिएक्ट करना होता है इंटरेक्शन प्रोसेस में। देन फोर्थ एलिमेंट इज सोशल सिस्टम। प्रॉपर इंटरेक्शन अकर बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस टीचिंग के पूरे प्रोसेस में प्रॉपर इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिसको सोशल सिस्टम का पार्ट कहा गया है। इसमें जो है एज द टीचर सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टीचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया, ऑर्गेनाइजेस इट इनटू पॉजिटिव और निगेटिव एग्जांपल्स, तो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव उसमें जो है रिजल्ट आता है। देन सीक्वेंसेस आर एग्जांपल्स, he supplies them additional examples when the need arises। तो टीचर के द्वारा नए एग्जाम्पल्स भी सेट किए जाते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है तब। फिफ्थ एलिमेंट आता है सपोर्ट सिस्टम। द डेटा और कंटेंट मटेरियल शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे सो दैट द स्टूडेंट में ईजिली अटेन द कॉन्सेप्ट। तो ऐसे जो है डिज़ाइंस किए जाते हैं मटेरियल्स को, ताकि स्टूडेंट्स उन कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकें, उन कॉन्सेप्ट को अटेन कर सकें। सिक्स एलिमेंट होता है एप्लीकेशन। द मॉडल सर्व्स एज एन इवेल्युएशन टूल टू डिटरमाइन वेदर द लर्नर हैव मास्टर्ड द प्रीवियसली लर्नड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये देखा जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है कि जो बच्चों को कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो आइडियाज़ बताए गए हैं उस पर बच्चों ने मास्टर हासिल कर ली है या नहीं, मतलब वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है, वो उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अब देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली एडवांटेज होती है स्टूडेंट के लिए, तो ये देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के द्वारा बच्चे जो है कोऑपरेटिव ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर पाते हैं। एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग अ हाइपोथेसिस, उनको एक्सपीरियंस होता है हाइपोथेसिस बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में फाइंडिंग्स को। स्टूडेंट्स एक्सपैंड कर पाते हैं अपनी थिंकिंग को और स्टूडेंट्स में बिकम मोर कंफर्टेबल, इसके द्वारा वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनकी वर्बल स्किल्स को इन्हांस किया जाता है। दिस मॉडल असिस्ट स्टूडेंट इन पेइंग अटेंशन इन टू डिटेल्स। तो इसके द्वारा ही बच्चे, छात्र जो हैं अपने अटेंशन को पूरी तरह से पे कर पाते हैं। फिर टीचर्स के लिए क्या एडवांटेज होती है, तो दिस मॉडल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज स्टूडेंट्स की थिंकिंग प्रोसेस को एनालिसिस कर पाते हैं और उसमें चेंजेस को कर पाते हैं ताकि उनकी लर्निंग को इन्हांस किया जा सके। ये टीचर के लिए एडवांटेज है। टीचर के लिए ये भी एडवांटेज होता है कि वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे किंडरगार्टन या अलग अलग मॉडल्स हैं। फिर थर्ड होता है कि टीचिंग विद दिस मॉडल विल क्रिएट बेटर लर्नर इफ़ लेसन्स आर विद इन द स्टूडेंट्स एबिलिटी लेवल। तो अगर स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग लेसन्स होंगे तो स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इन्हांस हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग को ये प्रमोट करता है। पेरेंट्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की, तो ये जो है फैमिलीज दैट इंटरैक्ट मे ऑफ्टन फाइंड देयर चिल्ड्रन बी एबल टू कंपैरिजन बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड मेक एनालिटिकल डिसीजंस। तो अगर कोई फैमिली वहाँ विजिट करती है तो वह यह देख सकती है कि उनके जो बच्चे हैं वो कंपैरिजन कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट और एनालिटिक्स के बीच में। कम्युनिकेशन प्रोसेस उनका इन्हांस होता है, कम्युनिकेट करते हैं हायर लेवल्स से बच्चे।
तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब सेकंड मॉडल आता है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल जो है। तो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का इंट्रोडक्शन क्या है? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल ट्राइज टू कंबाइन इन वन टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो एक टीचिंग स्ट्रैटेजी के रूप में इसको कंबाइन किया जाता है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल को। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल ट्राइज टू कंबाइन इन वन स्ट्रैटेजी। तो एक ही स्ट्रैटेजी में कंबाइन करता है और डायनेमिक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस विद द प्रोसेस ऑफ एकेडमिक इंक्वायरी। दिस मॉडल इज प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट थैलन। हर्बर्ट थैलन के द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया था। थैलन tries to reach for an experience based learning situation। तो थैलन ने यह जो है कोशिश की थी कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिचुएशंस को कराया जाए, इजिली ट्रांसफरेबल टू लेटर सिचुएशन लाइफ सिचुएशंस एंड कैरेक्टराइज बाय द वेगोरियस लेवल ऑफ इंक्वायरी। तो ये जो है थैलन ने कोशिश की थी कि उनको एक्सपीरियंस सिचुएशन से मिलाया जा सके। He started with a conception of a social being, a man built with other man, the rules and the agreements that constitutes social reality। तो ऐसे रूल्स और एग्रीमेंट्स को जो है मनुष्य जान पाए, इंसान जान पाए, जो सोशल रियलिटी को दिखाते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू थैलन such type of negotiation and renegotiation of the social order is the essence of the social process। तो social process के लिए ये जरूरी होते हैं। थैलन said that thus in groups and societies a cyclical process exists, individuals and interdependently seeking to meet their needs and such establish a social order। तो इनके द्वारा ही सोशल ऑर्डर्स को बनाया जाता है जो साइक्लिकल प्रोसेस में एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स में और इंटरडिपेंडेंटली जो है इंफॉर्मेशंस को निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू थैलन वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू टीच नॉलेज फ्रॉम एनी एकेडमिक एरिया विदाउट टीचिंग द सोशल प्रोसेस बाय विच इट वॉज नेगोशिएटेड। तो ये जो है थैलन का कहना था कि अगर कोई ऐसे एकेडमिक एरिया से नहीं आ रहा है जो पहले से जो है नॉलेज को देकर आया हो विदाउट एनी टीचिंग, मतलब किसी भी टीचिंग में वो इन्वॉल्व ना रहा हो, तो इट वाज नेगोशिएटेड। तो थैलन के द्वारा ये नेगोशिएट किया गया था। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स थे? तो इसमें भी फोकस सबसे पहला एलिमेंट था जिसमें इंक्वायरीज की एक चेन चलती थी कि द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट इन क्लासरूम सिचुएशन टेक्स फॉर्म ऑफ अ चेन। एक चेन में जो है स्टूडेंट्स की लाइफ को कनेक्ट किया जा रहा था क्लासरूम सिचुएशंस में। फिर दूसरा था सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में कई सारे फेजेस को इन्वॉल्व किया गया था। सबसे पहला फेज था इनकाउंटर पजलिंग सिचुएशंस। सेकंड फेज था एक्सप्लोर रिएक्शन ऑफ द सिचुएशन, तो रिएक्शन को एक्सप्लोर करना। थर्ड फेज था इसमें फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडी। फोर्थ फेज था इंटरडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी। फिफ्थ फेज था एनालिसिस प्रोसेस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोसेस। एंड सिक्स फेज था रिसाइकल एक्टिविटीज। सोशल सिस्टम में क्या था? तो सोशल सिस्टम इसमें डेमोक्रेटिक था। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन में 3 लेवल्स थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल था, दूसरा था ग्रुप मैनेजमेंट लेवल और तीसरा था इंडिविजुअल लेवल। फिर सपोर्ट सिस्टम एलिमेंट था। तो सपोर्ट सिस्टम में फॉर द ग्रुप इन्वेस्टिगेशन अप्रोप्रिएट एंड फुलफिल्स द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो है स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल कर रहा था सपोर्ट सिस्टम। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मॉडल, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्रीज करना लेवल्स के लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, सुटेबल होता है हर एज लेवल के लिए के स्टूडेंट्स के लिए। टू मेक इंक्वायरी अबाउट एनी प्रॉब्लम, की इंक्वायरी के लिए यूजफुल है। तो कई सारे इसकी अब
एप्लीकेबिलिटी हैं। फिर मेरिट्स क्या होती हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल की, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका, इंक्रीज द स्टूडेंट्स मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, और ऐसे एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करता है जिसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है और इंटरेक्शन होता है। फिर थर्ड मॉडल आता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये डेविड एजुबेल के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। एन एडवांस ऑर्गेनाइजर is a tool used to introduce lesson topic and illustrate the relationship between the students are about to learn and the information they have already learned। तो इसमें डेविड ऑजुवेल के द्वारा बताया गया कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में ऐसे लेसन्स को, ऐसे टॉपिक्स को ऐसे इलस्ट्रेट किया जाता है, उसमें जो है रिलेशनशिप बताया जाता है जो बच्चों के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है और जो उन्हें सिखाया जाना है उनके बीच में। दिस मॉडल इज यूज्ड ड्यूरिंग एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड ऑफ एन एक्सपर्ट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक इट ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शन फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू नेक्स्ट। तो ये जो है एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि वह एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट के बीच में कनेक्शन देख सके। अकॉर्डिंग टू ऑजुबेल 1960 में उन्होंने डिफाइन किया था एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को। तो उन्होंने बताया अ कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी यूज्ड टू प्रमोट द लर्निंग एंड रिटेंशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो है कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी लगाई गई थी ताकि लर्निंग और रिटेंशन को नई सिचुएशन, नई इंफॉर्मेशन के लिए बढ़ाया जा सके। वुलफोर्ड के द्वारा 2001 में एक डेफिनेशन दी गई एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के लिए, अ स्टेटमेंट ऑफ इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस एंड सम अप मटेरियल्स दैट फॉलोज। देन अकॉर्डिंग टू ऑजुबेल 1960 इसमें 3 कंसर्न बताए गए थे। तो पहला कंसर्न था हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज, कैसे नॉलेज जो है ऑर्गेनाइज की गई है। हाउ द माइंड वर्क टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, कैसे हमारा माइंड नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। एंड हाउ टीचर कैन अप्लाई दीज आइडियाज अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग when they present new materials to students। तो ये 3 कंसर्न थे ऑजुबेल के। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसमें मेयर 1984 में मेयर ने बताया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी एडवांस ऑर्गेनाइजर आर टिपिकली अ शॉर्ट सेट ऑफ वर्बल एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल जो थे वो एक वर्बल और विजुअल इंफॉर्मेशंस के सेट को प्रेजेंट करते थे। ये जो है प्रायर टू लर्निंग अ लार्जर बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती थी वो एक बड़ी तादाद में होती थी। एडवांस ऑर्गेनाइजर कंटेन नो स्पेसिफिक कंटेंट फ्रॉम न्यू इंफॉर्मेशन टू बी लर्न। तो इसमें कोई नया स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता था। They provide a means of generating logical relationship in the new materials। तो इसमें जो है relationships कनेक्ट किए जाते थे नए मटेरियल्स के लिए। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या थे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स, इसमें 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है प्रोग्रेसिव डिफ्रेंसिएशन, वर्किंग फ्रॉम जर्नल कॉन्सेप्ट टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी गिवन डिसिप्लिन। तो इसमें जो है प्रोग्रेसिव डिफ्रेंसिएशन में ऐसे वर्किंग की जाती थी कि जर्नल कॉन्सेप्ट से स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफरेंस किया जाता था। सेकेंड प्रिंसिपल था इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन, तो रिलेशन ऑफ न्यू आइडियाज टू प्रायर नॉलेज। तो नए आइडियाज़ का पहले से जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बीच में
रिलेशन देखना था। एलिमेंट्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में कुछ एलिमेंट्स थे, तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है सिंटेक्स। बाकी के जो दो मॉडल्स हमने पढ़े उसमें सबसे पहले एलिमेंट आता था फोकस, लेकिन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऐसा है जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है सिंटेक्स। अकॉर्डिंग टू जॉयस, वेल एंड कॉलहॉर्न 2003, द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल हैज़ 3 फेजेस। इसमें 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज जो है उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, इसमें प्रेजेंट किया जाता है एडवांस ऑर्गेनाइजर को। सेकंड फेज में प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क, सेकंड फेज में लर्निंग टास्क को प्रेजेंट किया जाता है। देन थर्ड फेज आता है, तो थर्ड फेज में स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है इसमें और उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो ये 3 फेज थे सिंटेक्स के। फिर सेकेंड एलिमेंट आता है एडवांस ऑर्गेनाइजर में सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम में इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल द टीचर रिटेन कंट्रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर टू रिलेट द लर्निंग मटेरियल टू द ऑर्गेनाइजर्स। तो इसमें जो है टीचर पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर पर ही फोकस करता है स्टूडेंट्स के। फिर थर्ड एलिमेंट था इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। तो नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग एंड रिस्पॉन्सेज बिटवीन द टीचर्स एंड लर्नर्स, क्लासीफाई द मीनिंग ऑफ न्यू लर्निंग एंड मटेरियल्स विद एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है क्लासीफाई किया जाता है नई इंफॉर्मेशन को और पहले से जो इंफॉर्मेशन है बच्चे में उसको। सपोर्ट सिस्टम चौथा एलिमेंट है। The effectiveness of the advanced organizer depends upon an integral and appropriate relationship between the conceptual organizer and content। तो इसमें सपोर्ट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है और रिलेशनशिप्स को देखा जाता है कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजर और कंटेंट के बीच में। फिर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को डिफरेंट लेवल्स पे देखा जाता है। 6 एलिमेंट आता है इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरल इफेक्ट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स की। तो इसमें अजूबेल के द्वारा 2 काइंड्स बताए गए हैं, 2 तरह बताए गए हैं टाइप्स। पहला है कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर। तो कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर आर यूज्ड विद इंफॉर्मेशन विच द स्टूडेंट ऑलरेडी इन समवॉट अक्वांटेड। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो बच्चे पहले से रख रहे हैं उसमें जो है कंपेयर करना, ये कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर्स में आता है। बाय एक्टिंग एज द रिमाइंडर्स द ऑर्गेनाइजर एक्टिविटीज एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड बिल्ड फॉर द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा है बच्चे के अंदर उसमें जो है रिमाइंडर का काम करता है ये ऑर्गेनाइजर एक्टिविटीज़ के थ्रू। फिर दूसरा आता है टाइप जिसमें एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर आता है। तो एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर जो है दीज ऑर्गेनाइजर्स आर ऑफ्टन यूज्ड व्हेन द न्यू लर्निंग मटेरियल्स आर अनफैमिलियरली टू द लर्नर्स। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसी लर्निंग मटेरियल्स जो बच्चों के लिए अनफैमिलियर हैं, मतलब उनकी जानकारी में नहीं है, एंड द लर्नर्स रिक्वायर सम स्कैफोल्डिंग टू लिंक द न्यू कॉन्सेप्ट टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। तो ऐसी सिचुएशन में लर्नर्स को ऐसी स्कैफोल्डिंग मचान की ज़रूरत होती है टीचर के थ्रू, ताकि वह नए कॉन्सेप्ट और ऑलरेडी उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें रिलेशनशिप कर सकें, उसमें जो है कनेक्शन या लिंक बिठा सकें। अब देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की क्या इम्पोर्टेंस है? तो फॉस्टरिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट, ये जो है स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट को फॉस्टर करता है। देन सेकेंड है एक्टिव प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज जो पहले से इंफॉर्मेशन है बच्चे में उसको एक्टिव करता है। तीसरा है कि हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
तो ये जो है हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और ऑर्गेनाइज करने में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स के थ्रू ही स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। ये टॉपिक मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपका यहीं पे एंड होता है।